हेलो बच्चावाड़ी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं शिखा मिश्रा, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की क्लास में हम लोग अपने देखकर तो आप भी बेचारे डर गए होंगे कि मैम इतने सारे चैप्टर एक साथ। बट हाँ, अभी आपको पता है कि आपका एग्जाम टाइम नजदीक आ रहा है और मुझे पता है कि ये शायद जब आप एग्जाम से कुछ समय पढ़ रहे होंगे ना, तो आपके चैप्टर कम ही लगेंगे, क्योंकि आप तो पूरा सिलेबस एक साथ लेकर बैठे होंगे, है ना। अगर आप इसे देख भी रहे हैं तो आप इसे छोटे छोटे सेक्शंस में भी देख सकते हैं कि हम जब भी हमें टाइम मिल रहा है तो एक टॉपिक कंप्लीट कर ले, दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर ले। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। बस एक चीज है कि इसके अंदर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, यानी दृष्टि के अंदर अगर हम देखें तो हिंदी का हम पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, है ना। तो आपको जब भी समय मिलता है, जब भी आपके पास टाइम होता है, जितना टाइम होता है उतने समय में आप अपने कंटेंट को पढ़ सकते हैं, चैप्टर पढ़ सकते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारी आखिरी कक्षा होगी, अगर हम दृष्टि की देखें तो उसके नजरिए से आज हम अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम आज सारे एकांकी पढ़ेंगे। और दो चैप्टर हमारे हैं, एक तोता पाठ है और दूसरा एक ठेले पर हिमालय है। ये दो चैप्टर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं एकांकी की बात करूं बेटा जी, तो एकांकी के प्रश्न उत्तर आप आराम से कर लेते हैं अगर आपको कहानी पता हो, है ना। एकांकी होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एक जो नाटक होता है ना, आपने नाटक देखे होंगे, है ना। नाटक का एक हिस्सा एकांकी कहलाता है। मतलब आप उसके अंदर जो नाटक तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उस बहुत बड़े नाटक में से कुछ छोटा सा एक पार्ट ले लेते हैं, छोटा सा कोई हिस्सा ले लेते हैं और उसी को एकांकी में रखा जाता है। तो जो आपका यहाँ पर 5 एकांकी पेपर में पूछे जा रहे हैं, उसी से हम लोग करेंगे 5, 1 2 3 4 5। हाँ, 5 एकांकी हैं। तो इस पूरे 5 एकांकी से हम इसके सारांश को देखेंगे और फिर उसके क्वेश्चन आंसर आप अपने आप भी बनाकर लिख पाएंगे, ठीक है। मैं आपको ओवरऑल उसका एक व्यू दे दूंगी कि हाँ, इस चैप्टर के अंदर ये कहा गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज की क्लास में हम लोग एकांकी समाप्त करेंगे और पाठ भी पढ़ेंगे, ठेले पर हिमालय और तोता को भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीपदान, ठीक है। दीपदान एकांकी के बारे में आपने अपने स्कूल में भी सुना होगा, पढ़ा होगा। बहुत अच्छा सा एकांकी है, बहुत ही ज्यादा भावुक कर देने वाला एकांकी है। और इसके अंदर एक कहते हैं ना कि नमक, बोलते हैं ना कि अपने मालिक का अगर नमक खाया तो उसका कर्ज कैसे उतारा जाता है, ये भी देखने को मिलता है। और एक माँ, मतलब जिंदगी में जो कभी कर ही भी नहीं सकती है, लेकिन देश के हित के लिए कैसे अपने बच्चे तक की कुर्बानी दे देती है, वो इस चैप्टर के अंदर पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको हम पढ़ते हैं। दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एक ऐतिहासिक क्या है बच्चा जी, एकांकी है, ठीक है। इसमें त्याग, बलिदान, देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठ की आदर्शमय वेगवती धारा प्रवाहित होती है। यानी कि इस एकांकी के अंदर जब आप इस एकांकी को पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको देशभक्ति दिखाई देगी, कर्तव्य, अपने कर्तव्य को पूरी तरह अपनी पूरी निष्ठा के साथ, है ना, पूरा करने वाले एक छवि दिखाई देगी। आदर्श, एक एक बोलते हैं ना आदर्श स्थापित करना, एक जो बोलते हैं ना आइडल बनना, वो दिखाया जाएगा, ठीक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी चित्तौड़ की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। यानी कि ये क्या है, चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना थी, उस पर ये आधारित है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बलवीर चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था क्या कि जो महाराणा संग्राम सिंह थे, उनकी मृत्यु हो गई और उनका जो छोटा भाई था, जिसका नाम क्या था, पृथ्वी सिंह का दासी। अच्छा, इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसके अंदर जितने भी चरित्र आ रहे हैं, जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि चरित्र चित्रण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो उनके बाद उनका जो छोटा भाई है पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र, ठीक है, दासी से जो पुत्र हुआ था उसका नाम था बनवीर, ठीक। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा कि महाराणा संग्राम के छोटे भाई का नाम क्या था, पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र था कौन, बनवीर, जो था वो चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। उसके हृदय में निष्कंटक राज्य करने की इच्छा प्रबल हो जाती है, मतलब उसे किसी भी तरह से राज्य गद्दी चाहिए होती है।
वह रात में सोए हुए विक्रमादित्य की हत्या कर देता है तथा राज्य के उत्तराधिकारी राणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह की हत्या की तैयारी करता है। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले क्या होता है, अगर मुझे राजगद्दी चाहिए तो उसके ऊपर उसका जो हकदार होगा उसको मुझे रास्ते से हटाना पड़ेगा। यही बनवीर भी करता है। बनवीर क्या सोचता है कि भाई पहले तो किसकी मृत्यु, विक्रमादित्य की मृत्यु कर देता है और उसके बाद उसके राज्य के उत्तराधिकारी जो राणा सांगा थे, उनके छोटे पुत्र उदय सिंह को भी मारना चाहता था, क्योंकि वही आखिरी उसका क्या बनता, वही बोलते हैं हकदार बनता। वो भी हटा देता तो फिर वो आराम से बन सकता था। तो उसकी मतलब उदय सिंह को मारने का षड्यंत्र रचता है वो। इसके लिए बनवीर मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान के उत्सव का आयोजन असमय ही करवाता है। दीपदान एक तरह का आयोजन होता था जिसके अंदर बहुत सारे दीपों को जल में प्रवाहित करा जाता है और पूरे मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि चारों तरफ रोशनी करी जाती है, सब उसमें हिस्सा लेते हैं, तो एक तरह से त्योहार मनाने जैसा होता था। ठीक है, तो उसने बिना मतलब ऐसा एक कोई टाइम नहीं था, बिना समय के ही उसका आयोजन करवा दिया कि हम दीपदान का आयोजन करें। ठीक है, उसने ये आयोजन करा दिया। अब पन्ना धाय जो थी, पन्ना धाय कौन है? धाय का मतलब होता है पालन करता, यानी पालने वाली। ठीक है, जन्म देने वाली नहीं, पालने वाली। जो पन्ना होती है वो उदय सिंह की पालन करता होती है। उसको शक हो जाता है कि ऐसे अकारण ही दीपदान क्यों रखा गया। ठीक है, तो पन्ना धाय उदय सिंह की संरक्षिका थी, यानी संरक्षिका मतलब उनको संभाल कर रखने वाली। वह बनवीर के इस षड्यंत्र को भाप जाती है और बालक उदय सिंह को उत्सव में जाने से रोक देती है। ठीक है, वो समझ जाती है कि वहां पर कुछ न कुछ बनवीर हमला कर सकता है और उदय सिंह की जान को खतरा रहेगा, इसलिए वो वहां उनको जाने से मना कर देती है। इससे बालक उदय सिंह रूठ कर बिना खाए ही जमीन पर सो जाता है। कुछ रात बीत जाने पर जब पन्ना धाय अंतःपुर, अंतःपुर मतलब महल के अंदर की परिचारिका दासी सामली से विक्रमादित्य की मृत्यु का समाचार सुनती है तो वह बहुत दुखी होती है और उसका संदेह पुष्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उनके सामने एक परिचारिका आती है, यानी उनकी जानने वाली होती है, और वो कौन होती है? एक दासी होती है। दासी आकर जो पन्ना होती है उसको बताती है कि विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई है। और फिर वहीं से इसको थोड़ा-सा दुःख, विक्रमादित्य का तो दुःख होता ही है, साथ-साथ मुझे ये एहसास भी हो जाता है कि जो मैं सोच रही थी, जो मेरे दिमाग में आया था कि हाँ, कुछ न कुछ गलत होने वाला है, ये सत्य हो रहा है ना? तो वो बिल्कुल अपनी बात पर पुष्ट हो जाती है कि मैंने बहुत सही करा कि उदय सिंह को वहाँ नहीं जाने दिया। आगे फिर क्या होता है कि पन्ना उदय सिंह के प्राण बचाने की चिंता में व्यग्र हो जाती है। वो सोचती है कि किसी तरह से मैं उदय सिंह के प्राण बचा लूँ, क्योंकि वो इस पर भी हमला करने आएगा ही आएगा। इस समारोह का लाभ उठाकर दरबार के झूठे पत्तल फेंकने वाले कीरत नामक के बारी से सहायता लेकर उदय सिंह को झूठे पत्तलों में छिपाकर महल से बाहर भिजवा देती है और अपने पुत्र चंदन को बिना कुछ खिलाए कुंवर उदय सिंह के स्थान पर सुला देती है। अब आप सोचिए क्या होता है कि कितना बड़ा बलिदान वो देती है। यही जो सबसे बड़ा बलिदान है वो शायद कोई ऐसी माँ कर पाए, नहीं कर सकती थी जो इसने करा था। वो क्या करती है कि उदय सिंह की जान बचाने के लिए, वो जानती है देखो समारोह था तो सब खाना खाएँगे तो पत्तल-वत्तल तो महल में इकट्ठे ही हो जाते हैं। तो झूठे पत्तलों में क्या करती है कि उनको उदय सिंह को छुपाकर, और उनका जो सफाई वाला होता है ना? बारी एक होता है, उसको क्या कर कहती है कि भाई तुम इसको महल से बाहर ले जाओ, महल से बाहर ले जाकर कहीं भी छिपा देना ताकि इसकी जान बच सके। तो वो भिजवा देती है और अपने बेटे को उदय सिंह की जगह लिटा देती है। सोच रहे हो आप? थोड़ी देर बाद ही बनवीर हाथ में नंगी तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है। इधर-उधर की बात पूछने के बाद वह पन्ना धाय को जागीर देने का लालच भी देता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ मिल जाओगी तो मैं तुम्हें एक जागीर भी दे दूँगा। ठीक है? जागीर मतलब कुछ हिस्सा होता है जहाँ पर तुम अपना मतलब बोलते हैं ना कि अपना कब्ज़ा कर कर आराम से रह सकती हो। तो उसने ये भी उसको एक लालच दे दिया कि तुम यहाँ रहो और क्या करो? अपना जीवन व्यतीत करना। ठीक है, लेकिन पन्ना को अपने इस षड्यंत्र में शामिल करना चाहता था, किंतु पन्ना उसकी बात पर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहती है, यानी कि एकदम वो अपने अपनी जगह से हिलती नहीं है, उसने जो सोच रखा होता है वो वही करती है। अंत में बनवीर को फटकार देती है और कहती है कि राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह तो रणभूमि में चढ़ती है या फिर चिता पर। तो कितनी बड़ी बात कहती है कि राजपुतानियां जो होती है ना, वो किसी मतलब व्यापार नहीं करती हैं, वो या तो रणभूमि में अपनी जान दे देती है या चिता पर लेट जाती हैं। तो इस तरह से उसको वो ललकारती है, फटकारती है। चित्तौड़ रास रंग की भूमि नहीं, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोने जैसे रावल की लड़कियां नहीं। तो बहुत सारी बातें वो उनको
सुनाती है। इसके बाद क्रोधित होकर बनवीर बालक उदय सिंह को खोजता है और पन्ना धाय साहस के साथ तलवार उठाकर बनवीर पर आक्रमण करती है, किंतु वह व्यर्थ हो जाता है। इस पर बनवीर दौड़कर पलंग पर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझकर पन्ना की आंखों के सामने तलवार से उसे मौत के घाट उतार देती है। इस प्रकार बनवीर के इस क्रूर कांड और पन्ना धाय के अपूर्ण त्याग और बलिदान के साथ इस एकांकी की कथा वस्तु समाप्त हो जाती है। ठीक है, और फिर यहाँ आप देख सकते हैं चित्र के अंदर भी क्या होता है कि वो आता है और वो बहुत साहस करती है, उससे लड़ती है, लेकिन भाई नहीं उसको हरा पाती है, और वो क्या करता है कि तलवार उठाकर उसके बच्चे, उसके आंखों के सामने उसके बच्चे की मौत कर देता, मतलब मार देता है। उसको तो लगता है वो उदय सिंह सोया है तो वो मार देता है। ठीक है, और यहीं पर जो मतलब दिखाया जाता है कि पन्ना धाय का एक मतलब बहुत बड़ा त्याग बलिदान दिखाया गया, और यहीं पर जो एकांकी है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब इस एकांकी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे बलवीर का चरित्र चित्रण बनेगा, ठीक है, पन्ना का चरित्र चित्रण बनेगा, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बेटा जी, चलिए अब अगले हम दूसरे एकांकी की तरफ चलते हैं। दूसरा एकांकी है हमारा लक्ष्मी का स्वागत। ठीक है, देखो बच्चा, मैं आपको एक एकांकी का सार समझा रही हूँ। अब आप इस एकांकी को अपनी पुस्तक पे एक बार पढ़ना। ठीक है, जब आप कहानी को पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें और डिटेल में पता चलेंगी आपको, तो समझ में आती चलेंगी। मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके रखा है ताकि आपको समझ में आ सके कि कहानी का मोटिव क्या है, कहानी का सारांश क्या है और कहानी कह क्या रही है। ठीक है, लेकिन जब आप अपनी किताब में इसे पढ़ेंगे तो आप इसको डिटेल में पाएंगे और बहुत सारी चीजें आपको पता भी चलेंगी। ठीक है, हाँ, जब आप पढ़ रहे होंगे तो मैंने जो आपको समझाया आप उससे कनेक्ट करके आराम से कहानी समझ जाएंगे, यानी एकांकी समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने दूसरे एकांकी पर, जो कि है लक्ष्मी का स्वागत। ठीक है, इसको देख लेते हैं। लक्ष्मी का स्वागत में क्या होता है कि ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल कहानी है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। अब आप इस कहानी, मतलब कहानी कह रही हूँ, एकांकी है, मतलब एकांकी के अंदर एक तरह से कहानी जैसी चलती है। तो जब आप इसको किताब में पढ़ेंगे ना, और एकांत में जैसे आराम से अकेले पढ़ेंगे, तो आपको रोना आ जाएगा, इतना रोना आएगा कि आपको लगेगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलेंगी इसमें। ठीक है, यह एकांकी जालंधर जिले यह एकांकी जालंधर जिले के एक मध्य वर्गीय घर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है। वातावरण में भय, चिंता और असहायता का वातावरण है। घर के भीतर दालान में सुरेंद्र खिड़की के पास खड़ा बाहर झांक रहा है। वहीं दाई दीवार के भीतर वाले कमरे में रोशन का छोटा भाई अरुण मरणावसन अवस्था में पड़ा है। उसकी सांसें तेजी से टूट रही हैं और उसका गला जाम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एकांकी है वो कहाँ की है बेटा? जालंधर जिले के एक मिडिल क्लास फैमिली की दिखाई गई है। इसके अंदर क्या दिखाया जाता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, और वातावरण जो यहाँ का जो सीन दिखाया जाता है उसमें डर दिखाया जाता है, चिंता दिखाई जाती है और असहायता, मतलब कुछ ना कर पाने की एक मजबूरी दिखाई देती है। घर के भीतर जो बरामदा होता है उसके पास एक खिड़की, और खिड़की के पास सुरेंद्र खड़ा है। ठीक है, खड़ा झांक रहा है। वहीं दाईं दीवार के भीतर वाले कमरे में रोशन का छोटा बेटा अरुण, जो रोशन का छोटा बेटा होता है, उसी आप देखेंगे कि एक कमरा है, वहां पर अरुण का मतलब जो अरुण है, यानी रोशन रोशन का छोटा बेटा है अरुण, वो क्या कर रहा था? बीमार पड़ा था, और ऐसा था कि मरणावसन, मतलब मरणासन, यानी कि मरने की स्थिति में, इतना ज्यादा बीमार था कि उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती थी, ऐसी अवस्था में वो लेटा हुआ था। ठीक है, उसकी सांसें बहुत तेजी से टूट रही थी और उसका गला भी जाम हो गया था। रोशन बेचैन होकर कमरे से निकलता है और सुरेंद्र से पूछता है, डॉक्टर अभी नहीं आया क्या? तो यहीं पर क्या होता है कि रोशन बैठा होता है और वो निकलता है और सुरेंद्र से पूछता है कि भाई बताओ, अभी तक अ, डॉक्टर नहीं आए क्या? तो सुरेंद्र जवाब देता है कि अभी नहीं, शायद रास्ते में है, बारिश और ओले ने रास्ते को रोक दिया है। रोशन की आवाज में भय झलकता है, मतलब वो डर रहा होता है। अरुण की सांस हर क्षण रुकती जा रही है, उसका गला बंद हो रहा है। सुरेंद्र उसे धैर्य देता है और रोशन के मन में
अनिष्ट की आशंका, अनिष्ट मतलब गलत होने की, अनिष्ट मतलब बहुत बुरा, कुछ गलत होने की एक भावना आ जाती है। ठीक है, ऐसा होता है ना कभी-कभार हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, ऐसा लगता है कुछ गलत होने वाला है। तो ऐसा ही इसके साथ भी होता है, रोशन के साथ उसको लगता है कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ समय से पहले से हो भी रहा था। जहाँ आपको एकांकी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी पत्नी पहले ही मृत्यु हो, उसको भी कोई बीमारी थी, वो मर चुकी थी। ठीक है, अब उसका बेटा भी बीमार था, तो उसको एक डर सता रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, तो वो पूरी अपना मतलब डर की वजह से पूरा परेशान था। वहीं अरुण की अपनी माँ की तरह उसे धोखा ना दे जाए। देखो वही बात है ना, उसे भी डर लग रहा था कि कहीं वह अरुण की जो माँ थी उसको धोखा देके चली गई, यानी कि वो भी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी, तो वो भी चली गई थी उसको छोड़कर, तो उसे भी डर था कि कहीं अरुण भी उसे छोड़कर ना चला जाए। तभी बिजली कड़कती है और दरवाजे की आवाज के साथ तूफान और तेज हो उठता है। कुछ देर बाद सुरेंद्र दरवाजा खोलता है, डॉक्टर और भाशी, रोशन का जो नौकर होता है, भीतर आते हैं। अब डॉक्टर बरसाती उतार कर सवाल पूछता है। रोशन कहता है, डॉक्टर साहब कल तक हल्का ज्वर था, पर अब मतलब सांस रुक रही है। डॉक्टर बच्चे को देखने जाता है, तभी रोशन की माँ आती है और बताती है कि सियालकोट के व्यापारी आए हैं जो रिश्ता लेकर आए थे। ठीक है, अब डॉक्टर आता है मतलब अरुण को देखने के लिए। वहीं पर जो उसकी रोशन की माँ होती है वो आती है और रोशन से कहती है, मान लो ये रोशन है तो डॉक्टर इसको देख रहे हैं, तो वो रोशन से आकर कहती है कि सियालकोट वाले आए हैं। अब ये सियालकोट वाले कौन है? यहाँ पर रोशन की दूसरी शादी कराने की बात चल रही होती है, तो वही रिश्तेदार, वही आप कह सकते हो लड़की वाले उसे देखने के लिए आ रहे होते हैं। अब आप सोचिए कि घर में एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर उसका बच्चा ऑलरेडी बीमार है ना? पिता एकदम डरा पड़ा है और इस तरह से उसकी माता का कहना कहीं अजीब लग रहा है ना? तो होता भी यही चीज़ है कि वो उसको आकर ये चीज़ें कहती है। अब देखो आगे क्या होता है। बच्चे की हालत नाजुक है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बच्चे की हालत नाजुक है। रोशन पूछता है, क्या अब कुछ नहीं हो सकता? डॉक्टर कहता है कि डिप्थीरिया से देर हो गई है। रोशन अपनी गलती मानकर दुःख करता है। डॉक्टर इंजेक्शन देता है और चला जाता है। ठीक है? माँ तो अपनी मतलब बात कहकर साइड हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो रोशन को कहता है कि अब तो बहुत देर हो गई है। तो वो डरे-डरे आवाज़ में पूछता है कि डॉक्टर साहब अभी कुछ नहीं हो सकता क्या? तो कहता है कि नहीं, डिप्थीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डिप्थीरिया एक बुखार को कहा जाता है बेटा, एक बीमारी होती है, उसमें बहुत तेज़ बुखार होता है, ठीक है? तो वो सिचुएशन होती है और कहता है कि अब बचाया तो अब तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, और वो उसको इंजेक्शन देकर चला जाता है। वो समझ जाता है कि भई अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस समय के टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसी सुविधाएँ नहीं थी, तो वो उसको इंजेक्शन देकर चला जाता है कि भई अब भगवान भरोसे है। अब यहाँ पर उसके जाने के बाद सिचुएशन कितनी खराब होती है, वो देखना है आपको। डॉक्टर के जाते ही रोशन का मन भय, क्रोध से भर उठता है। वह सुरेंद्र से कहता है, यह लोग इस बच्चे की मौत चाहते हैं। बड़ी शादी के लालच से अब से सब पत्थर दिल हो गए हैं। मेरी पत्नी की चिता ठंडी ही नहीं हुई थी कि यह लोग दूसरी शादी की बातें करने लगे। सुरेंद्र उसे शांत कराता है, पर रोशन के मन में केवल पीड़ा और अविश्वास है। प्रकृति भी जैसे दुख का मजाक, मतलब उसके दुख का क्या कर रही थी, मजाक उड़ा रही थी, और आंधी और बिजली से सब हिल रहा है। ठीक है? तो क्या होता है कि एक तो डॉक्टर इस तरह से कहकर चला जाता है, और अभी उसकी पत्नी की मृत्यु हुए कुछ ज़्यादा समय हुआ भी नहीं था, वो वैसे ही दुखी था, फिर बच्चे की स्थिति ऐसी देखकर, है ना? एक एक पिता कितनी तरह से टूट जाएगा, आप सोच सकते हैं ना? अब ऐसे सिचुएशन में कोई अगर दूसरी बातें करेगा तो कितना गुस्सा आएगा। तो वही वो झुंझलाहट उसकी निकलती है, कहती है कि इन लोगों को कोई शर्म नहीं है? मतलब एक तो मेरी अभी पत्नी की चिता ठंडी नहीं पड़ी, है ना? और मेरा बच्चा अभी बीमार पड़ा है, इसको मारना चाहते हैं क्या? ये लोग चाहते क्या हैं? हाँ, ये क्या करना चाहते हैं? और फिर उसको सुरेंद्र दिलासा देता है कि तू धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो उसको ये चीज़ विश्वास हो जाता है कि नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, भगवान भी मेरे साथ मज़ाक कर रहे हैं जैसे, है ना? मेरे दुखों का क्या कर रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं, एक पर एक मुसीबत दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से वो थोड़ा-सा गुस्सा आ जाता है। उधर रोशन की माँ और पिता का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। माँ सोचती है कि बहू के जाने के बाद बेटे का दूसरा विवाह हो जाना चाहिए। अब माँ का सोचना थोड़ा-सा उल्टा था, माँ सोचती थी कि अब बहू तो चली गई है ना? तो अब कितने दिन तक ये रोता रहेगा, और अगर हम इसको ऐसे छोड़ दें तो ये रोता ही रहेगा। बहू को भुलाने का एक ही तरीका है कि इसकी दूसरी शादी करा दो। दूसरे परिवार में ये खो जाएगा तो उसको भूल जाएगा। ठीक है? गिरे हुए मकान की नींव ही पर ही दूसरा मकान बनता है। वह सुरेंद्र से आग्रह करती है कि वह रोशन को समझाए, ठीक है? कि मतलब वो उसको
अब देखो घर में एक तो इतनी गंदी सिचुएशन हो रखी है, चलो ठीक है, आपका अगर दूसरी शादी कराना भी चाहते थे, कोई इश्यू नहीं है, आप करा देते। लेकिन अभी वो समय सही नहीं था, अभी उसका बच्चा बीमार पड़ा है, तो आपको ये देखना चाहिए था कि भई बच्चा बीमार है, तो आपको बच्चे पर थोड़ा-सा ध्यान देकर अभी उन लोगों को वापस भेजना था, उस चीज़ पे तो अभी ज़िक्र ही नहीं करना था, है ना? आप शादी करवाते, बाद में करवाते, उस समय ये बात छेड़ने की क्या ज़रूरत थी? ये चीज़ उनकी गलत थी। उसके पीछे भी कारण था। तो वो सुरेंद्र से कहती है कि भई इसको मनाकर, थोड़ी देर की बात है, वो लड़की वाले देखकर चले जाएँगे, तो उसको कह दो बस 2 मिनट के लिए आकर नीचे बात कर लेगा। ठीक है? तो वो कहता है कि समझाए, सियालकोट वालों से बात करें, सुरेंद्र मना कर देता है। अब दोस्त भई दोस्त है, वो भी समझ रहा है कि क्या गलत है, तो वो मना कर देता है कि कैसे बात कर रहे हो आप? है ना? माँ जी, अरुण की हालत गंभीर है, इस समय रोशन का ध्यान वहीं है। वो ये कह देता है कि माँ जी, अरुण की हालत गंभीर है और उसका ध्यान वहीं पर है, मैं कैसे उसको नीचे लेकर आऊँगा? ठीक है? उसी समय रोशन कमरे से निकलता है, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल। वह सुरेंद्र से कहता है कि जाकर देखो भाषी अब तक क्यों नहीं आया। तभी माँ रोकती है और धीमे स्वर में कहती है, वह लोग फिर आए हैं। रोशन भड़क उठता है, उनसे कहो लौट जाए। क्या शादी ही जीवन का उद्देश्य रह गया है? मेरा बच्चा मर रहा है और तुम्हें ब्याह की पड़ी है। माँ समझाने की कोशिश करती है, पर रोशन तिलमिला उठता है। तिलमिला मतलब और गुस्सा आ जाता है। क्या सरला मेरी पत्नी नहीं थी? क्या उसकी मौत तुम्हारे लिए कुछ नहीं है? और क्रोध से दरवाजा बंद कर देता है। ठीक है? ये सारी बातें उसको सुनाता है और कहता है कि भई तुम्हारी वो क्या पत्नी ने बहू नहीं थी, वो मेरी पत्नी नहीं थी, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? और वो मतलब उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। थोड़ी देर बाद पिता प्रवेश करते हैं। अब जो रोशन के पिता होते हैं वो आते हैं। हाथ में हुक्का, चेहरे पर गंभीरता। वे माँ से पूछते हैं क्या वह क्या क्या कहा रोशन ने? माँ बताती है कि वह बात नहीं सुनता। पिता झुंझलाकर आवाज़ लगाते हैं, "रोशी!" रोशन थके स्वर में जवाब देता है, "धीरे बोलिए, बच्चा साँस ले रहा है।" पिता कहते हैं, "इतनी दूर से लोग आए हैं, 2 मिनट जाकर मिल लो।" रोशन कहता है, "मैं नहीं जा सकता।" पिता क्रोध में घोषणा करते हैं कि तो मैं शगुन लो ले रहा हूँ। ठीक है? नहीं मिलना है, लड़की नहीं देखनी है, मत देखो। मैं शगुन ले रहा हूँ, मैं तुम्हें रिश्ता तय कर दे रहा हूँ, तुम देख लेना। ठीक है? तो वो सीधे अपना डिसीज़न सुना देते हैं उसे और वो बाहर चले जाते हैं। माँ और पिता दोनों को रिश्ते की फ़िक्र थी। पिता कहते हैं कि सियालकोट की इतनी बड़ी फ़र्म है, हज़ारों कारोबार है। माँ पूछती है, "बच्चे का हाल पूछा?" तो फिर माँ एक बार थोड़ा उसको वो होता है ना, वो कहती है, "एक बार बच्चे का भी हाल पूछ लेते ना, उसका हाल पूछा तुमने?" तो वो ये सारी बात नहीं पूछता है। वो सीधे अपना उसको सिर्फ़ ये होता है कि मतलब इतने पैसे वाले लोग हैं, शादी हो जाएगी, तो लालची होते हैं वो थोड़े। तो वह जवाब देता है, "कह दिया बच्चा ठीक नहीं रहता, परमात्मा मालिक है।" ठीक है? तो वो जो उसकी माँ है वो कहती है कि बच्चे का हाल पूछा, मतलब वो कहती है कि बच्चे के बारे में लड़की वालों ने भी तो पूछा होगा ना? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने कह दिया कि बच्चा ठीक नहीं रहता, परमात्मा मालिक है। फिर वे गर्व से कहते हैं, "मैंने शगुन ले लिया।" उधर भीतर का वातावरण और भारी हो जाता है। अच्छा, अरुण की स्थिति और खराब हो जाती है। सुरेंद्र बाहर आता है, चेहरे पर थकावट और करुणा। माँ जी, दाने लाओ, दिए का प्रबंध करो। माँ चौंक उठती है, क्या? ठीक है? माँ जी, दाने लाओ और दिए का प्रबंध करो। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब किसी की आखिरी सांसें चल रही होती है ना, यानी कि मतलब आप समझ लो कि 99% मृत्यु हो चुकी है, 1% जो थोड़ा बहुत बचा होता है ना? तो सब समझ जाते हैं कि अब तो ये खत्म ही है ना? तो उसके आस-पास दिए रख दिए जाते हैं, मतलब एक बोलते हैं ना कि आप देखते होंगे ऐसी स्थिति किसी के घर पे ना ही भगवान करे किसी को देखने को मिले, पर एक जीवन का सत्य होता है, कभी बड़े बुजुर्गों के साथ या कहीं आस-पास किसी के साथ आपने देखा हो कि जब किसी की मृत्यु होती है, तो उसके सिर के पास अगरबत्ती, धूप-बत्ती, दिया ऐसे जला दिया जाता है। कुछ अन्न उसके हाथ से दान करा दिया जाता है ना? तो वही सारी चीज़ें वो उसको कहता है उसकी माँ को, तो उसको झटका लग जाता है कि अरे! ये क्या मतलब कैसे बोल रहा था? कह रहे वो कहती है क्या? सुरेन धीरे से कहता है, अरुण इस संसार से जा रहा है। उसी क्षण छत का फानूस टूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा, जैसे जीवन का दीप बुझ गया हो। ठीक है? तो उसके नीचे से भी ऐसा होता है ना, ज़मीन खिसक जाती है और सारी चीज़ें खत्म होने लगती हैं। मतलब उनका भी तो एक पोता होता है ना? और उसकी मृत्यु हो जाती है। माँ दरवाजे पर पहुँचकर पुकारती है, "रोशी दरवाजा खोल।" अंदर से रोशन रोशन की टूटी आवाज़ आती है। मतलब आप एक सोचो, एक पिता जो अपनी पत्नी को ऑलरेडी खो चुका है और एक बच्चा जो उसके पास उसकी गोद में
मतलब मर पूरी तरह से मरा पड़ा है और उसके घर उसी के माँ-बाप उसकी दूसरी शादी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? तो वो किस मतलब एक अगर वो रोना भी चाहता तो अपने माँ-बाप से मिलकर रो लेता, उनसे अपने दिल की कह लेता, लेकिन उसके ही माँ-बाप उसके दुश्मन बने पड़े थे। तो किससे कहने जाता, है ना? वो पूरी तरह से टूट चुका था, इसलिए वो दरवाज़ा खोलता ही नहीं है, ठीक है? और टूटी आवाज़ आती है, "तुम लक्ष्मी का स्वागत कर लो।" तो कहता है कि तुम जाओ लक्ष्मी का स्वागत करो, अर्थात तुम्हें तो पैसे आने का, है ना? और धन-दौलत का, तुम्हें तो शादी का था ना कि तुम जाओ अपना शगुन-वगुन लो, ठीक है? तुम लक्ष्मी लक्ष्मी का स्वागत करो। तभी पिता सीढ़ियों से हँसते हुए कहते हैं, "रोशन की माँ बधाई हो मैंने शगुन ले लिया।" अच्छा उधर अब देख रहे हो, मतलब पिता क्या है, उसको पता नहीं होता, वो नीचे से आता है चढ़ते हुए बताते हुए कि अरे मैंने तो शगुन ले लिया, मैंने तो शगुन ले लिया। दरवाज़ा खुलता है, रोशन अपने मृत बेटे अरुण को गोद में लिए बाहर आता है। आप सोचो कि बच्चा मर चुका होता है, वो दरवाज़ा खोलता है, अपने हाथ में बच्चे को लेकर बाहर आता है। अब सोचिए कितनी गंदी स्थिति रही होगी, मैं इस समय कहते हुए मेरी आँखों में आँसू है। और ये एक दर्द, एक जो पीड़ा है, वो हर एक मानव के अंदर आ जाएगा और स्पेशली अगर कोई माता-पिता होते हैं, तो वो इस चीज़ को और ज़्यादा समझते हैं, है ना? तो वो कितनी बुरी अवस्था में रहा होगा, अपने मृत बच्चे के शरीर को लेकर बाहर दरवाज़ा खोलता है और बाहर आता है, ठीक है? और हाँ, नाचो गाओ, फिर जब उसका पिता कहता हुआ आता है ना, तो उसी चीज़ का वो जवाब देता है, हाँ, तो नाचो और गाओ, ठीक है? तो पिता के हाथ से हुक्का गिर जाता है, क्या मर गया? तो वो पूछता है, क्या मर गया क्या? है ना? मतलब सोचो कैसे बोल रहा है। वो भी बोलता है, माँ चीख कर गिर पड़ती है, मेरा लाल सुरेंद्र धीमे स्वर में कहता है, माँ जी दाने और दिया लाओ। पर्दा गिर जाता है, बाहर सिर्फ हवा और वर्षा की साए-साए रह जाती है। तो बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी ये, ठीक है? मतलब बहुत ही ज़्यादा अंदर को झकझोर देती है किसी के, और आप सोचिएगा बच्चा कि हमें लगता है ना कि भगवान न करे ऐसी स्थिति किसी के साथ आए, पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनके साथ जब विपदाओं का पहाड़ टूटता है तो बहुत गंदा वाला टूटता है ना? जीवन देखो, ज्ञान तो हर कोई दे देता है कि जीवन में मोह ममता मत रखो, ये सब बेकार है, सब एक दिन जाना है, शरीर नश्वर है। लेकिन जब इंसान पृथ्वी पे आता है, जब उसके परिवार होता है, तो मोह ममता लाज़मी है, होगी ही होगी, है ना? अपने बच्चों से, अपने माता-पिता से, अपने भाई-बहन से, अपने परिवारजन से होती ही होती है। और उस समय कोई कितनी भी ज्ञान की बातें कर दे, कोई कितना भी समझा दे ना, है ना? वो नहीं समझा जा सकता है। और शायद एक तरह से देखा जाए कि वो कौन नहीं समझ सकता है? मतलब जिसके पास दिल होगा, मतलब भावुकता होगी तभी तो ना, या तो फिर इंसान इंसान ही ना रहे, ना पत्थर बन जाए, फिर तो उसको कोई फ़र्क ना पड़े। तो जब उसको अपनों के जाने का फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो किसी के जाने का फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब किसी के जाने का फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो किसी के साथ कभी अच्छाई कर ही नहीं पाएगा, किसी की मदद ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर से फीलिंग्स ही खत्म हो जाएँगी, है ना? यानी फीलिंग्स खत्म करना मतलब हर तरह से खत्म करना। ये थोड़ा ना होता है कि कहीं कंट्रोल कर लिया, कहीं नहीं करा। तो इंसान को जब हम सिखाते हैं ना, ज्ञान देते हैं कि मतलब इंसान तो आया ही है जाने के लिए, तो एक समय होता है। आप तुरंत नहीं उसको ये शिक्षा दे सकते हो, ये नहीं तुरंत समझा सकते हो, क्योंकि जिसका जाता है, वही समझ पाता है कि इसका कितना बड़ा दुःख है ना? हम वहाँ दिलासा भी देना चाहें ना, शब्द ही नहीं रहेंगे, क्या चीज़ को लेकर दिलासा दोगे, ठीक है? और हर किसी की ममता, मोह होती ही होती है, चाहे अपना बच्चा अपना, और उसके साथ वो चीज़ हुई, पत्नी खो चुका था, अपनी बच्चा भी खो देता है आज। ये सारी चीज़ें थी, ठीक है? यहीं पर आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। चलिए, अब अपने तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि है सीमा रेखा, ठीक है? चलिए, अब सीमा रेखा में क्या होता है कि यहाँ पर एक दिखाया जाता है कि सरकार यानी शासन तंत्र और जनता के बीच की लड़ाई, और लड़ाई के बीच में दोनों का क्या होता है, नुकसान होता है, हानि होती है दोनों को, और उसी को दिखाया गया है इसके अंदर, ठीक है? अच्छे से समझिएगा। नाटक का आरंभ उपमंत्री शरद चंद्र के घर के दृश्य से होता है। वे बेहद चिंतित थे क्योंकि शहर में किसी प्रदर्शन के दौरान गोली चलने की खबर आई। टेलीफोन पर वे जानकारी लेते हैं, पता चलता है कि गोली चलने की नौबत आ गई। ठीक है? कि कथा जब शुरुआत होती है तो उपमंत्री शरद चंद्र होते हैं, ठीक है? शरद चंद्र हैं जो क्या है, एक उपमंत्री हैं, और वो बहुत चिंतित होकर बैठे हैं क्योंकि शहर के अंदर क्या हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें उनको एक खबर सुनाई देती है कि गोली चल गई है। ठीक है?
कुछ लोग घायल हुए हैं और हालात बेकाबू है। तभी उनकी पत्नी अन्नपूर्णा आती है और वे घबराई हुई हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि अपने ही राज्य में गोली चल सकती है। तो वो कहती है कि मुझे विश्वास नहीं है कि अपने ही राज्य, यानी अपना राज मतलब कि हम स्वतंत्र हैं, हमारा क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब लोगों का खुद का तंत्र है ना, लोग अपनी मर्जी से चुनते हैं ना, तो इस तंत्र में अपनी ही मर्जी से चुनने के बाद फिर लोग क्यों इस तरह से असंतोष और इस तरह से चीजें कर रहे हैं कि जहां पर इतनी बड़ी चीजें हो जाती है, लड़ाई हो जाती है और गोली तक चलने की नौबत आ जाती है। ठीक है। राज्य में गोली चल सकती है। शरद जवाब देते हैं कि अपना राज समझता कौन है, तो कहते हैं कि अपना राज समझता ही कौन है। यहाँ संवाद पूरे नाटक की वैचारिक भूमि तैयार करती है। यहाँ सवाल है, जनता का राज होने के बाद भी जनता क्यों मरती है। थोड़ी देर बाद सुभाष की पत्नी सविता आती है। अब वो सुभाष उसका भाई होता है, उसकी पत्नी सविता आती है। सविता का स्वर जनता का पक्ष है, मतलब यहाँ पर जब जब सविता बोलेगी तब तक आप समझ लीजिए कि जनता के हित के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, एक तरफ सरकार बनाम, बनाम मतलब होता है वर्सेस। ठीक है, एक तरफ सरकार की तरफ से जो बोल रहा है वो शरद चंद्र है, और एक तरफ जो सरिता है वो किसकी तरफ से बोलेगी, जनता की तरफ से। ठीक है, तो वो कहती है कि पत्थर के जवाब में गोली चलाना अन्याय है। मतलब वो कहते हैं कि अगर जनता ने पथराव किया भी तो उसके उसके ऑल्टरनेटिव में आपने क्या करा, गोलियां चला दी, ये बिल्कुल गलत बात है। इस बीच सबसे बड़े भाई लक्ष्मी चंद जो व्यापारी हैं आते हैं। अब यहाँ पर शरद चंद्र के जो भाई होते हैं लक्ष्मी चंद, वो भी आते हैं और वो एक व्यापारी हैं। वो कहते हैं कि यदि पुलिस गोली ना चलाती तो बैंक लूट लिया जाता, शासन की जड़ें हिल जाती। सविता तर्क देती है कि असल में तो व्यापारी वर्ग की जड़ें हिलती, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा प्रिय है, जनता नहीं। लक्ष्मी अपनी बात पर अड़े रहते हैं, सरकार की पुलिस हमारी रक्षा के लिए है। ठीक है, यहाँ संवादों के माध्यम से लेखक ने वर्ग हितों का टकराव दिखाया है। व्यापारी की सुरक्षा चाहिए, नेता को सत्ता, और नेता को न्याय चाहिए। ठीक है, यहाँ तीनों के रूप में दिखाया गया है। यानी आप देखिए, व्यापारी के रूप में लक्ष्मी को दिखाया गया है, नेता के रूप में शरद चंद्र को, और जन नेता के रूप में सविता को दिखाया गया है। शरद कहते हैं कि भीड़ को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, शरद कहते हैं, शरद जवाब देते हैं कि भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। सविता कहती है कि यदि सरकार अन्याय करे तो जनता का विद्रोह तो करना ही पड़ेगा, ये तो अधिकार है। यही नाटक का मुख्य लड़ाई, द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई, यहीं से मुख्य लड़ाई शुरू होती है। कानून बनाम न्याय, राज सत्ता बनाम जनसत्ता। ठीक है, इसके बाद तभी चौथे भाई विजय जो पुलिस कप्तान है प्रवेश करते हैं। शरद उन्हें फटकारते हैं कि उन्होंने गोली क्यों चलवाई। विजय जवाब देता है, जनता नहीं गुंडे थे। लक्ष्मी उनकी बात का समर्थन करते हैं, सविता और सुभाष इसका विरोध करते हैं। शरद, सविता और सुभाष के बीच बहस होती है, शासन, जनता, नैतिकता पर। सविता कहती है कि आप लोग सेवक नहीं शासक बन गए हैं। विजय थक कर कहता है कि सेवक होते हैं तो क्या मरने के लिए। ठीक है, तो विजय जो है वो आता है, और विजय छोटा भाई है उनका, और वो क्या है कि भाई पुलिस वाला है, तो उसको ऊपर ही, क्योंकि गोलियां उसने चलाई थी तो उसके ऊपर सब उसको ही डांटने लगते हैं। तो कहता है कि भाई सीधे सीधे कहता है कि अगर तो क्या करें, गोलियां अपने ऊपर, मतलब हमने जो गोलियां चलाई हैं तो क्या अगर हम मतलब जनसेवक है तो क्या मरने के लिए है, मार खाने के लिए बने हैं क्या जनसेवक। तभी सुभाष चंद्र जो जन नेता हैं प्रवेश करते हैं, और अच्छा एक मिनट, सविता का उत्तर, नाटक की आत्मा है, हाँ सेवक बनने के लिए ही होते हैं, मारने के लिए नहीं। तभी सुभाष चंद्र जो जन नेता प्रवेश करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में गोली चलाना अपराध है। वे मंत्री शरद से मांग करते हैं कि भाई क्या हो। अच्छा, सुभाष चंद्र कौन है, सुभाष सविता के पति हैं, तो वो भी सविता का साइड लेते हुए कहते हैं कि गोली चलाना गलत है, और अब वो एक मांग करते हैं कि गोली चलाने वाले अधिकारियों को क्या करा जाए, निलंबित, यानी उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। शरद इस राज विरोध का मांग करते हैं, मतलब जो शरद है वो कहते हैं कि तुम लोग शासन के विरोध में गलत मांग कर रहे हो। ठीक है, पर सुभाष दृढ़ रहते हैं, जनता को अपनी आपको सत्ता दी है, जनता ने आपको सत्ता दी है और जनता ही आपकी जिम्मेदारी तय करेगी। दोनों भाइयों में वैचारिक टकराव तीखा हो जाता है, मतलब सुभाष और शरद दोनों आपस में, मतलब एक वैचारिक रूप से विचारों में लड़ाई होने लगती है कि शरद कहते हैं कि तुम गलत मांग कर रहे हो, सुभाष कहते हैं कि जनता के लिए जो सही है मैं वही कहूंगा, है ना, आपको इसीलिए चुना गया है जनता के लिए, तो आप जनता के हित में फैसला लीजिए। ठीक है,
सुभाष जनता के प्रतिनिधि हैं, शरद सत्ता के। दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से सही हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई विषय नहीं बचा। तभी भीषण मोड़ आता है। विजय की गोली से अरविंद, अब अरविंद कौन होता है? लक्ष्मी चंद का 10 वर्षीय पुत्र होता है, वो मारा जाता है। यह नाटक का चरम बिंदु, यानी यहीं से नाटक की जो रूपरेखा है वो बदल जाती है। यह घटना सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं, बल्कि जनता की आशा और निर्दोषता की हत्या है। लक्ष्मी बिखर जाते हैं, तुम सब हत्यारे हो। तारा, अरविंद की माँ जो है वो विक्षिप्त हो जाती है, यानी वो भी जो मतलब तारा जो होती है वो अरविंद की माँ होती है और लक्ष्मी की पत्नी होती है। वो दोनों क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं और शरद स्तब्ध रह जाते हैं। शरद जो है वो एकदम स्तब्ध का मतलब होता है शांत, चुपचाप, जो कुछ नहीं बोले, वैसी सिचुएशन में चले जाते हैं। सुभाष और सविता आक्रोश में जनता की ओर जाते हैं, मतलब सुभाष और जो सविता होते हैं वो और ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं कि देखा देखा क्या करा, अपने ही घर के बच्चे को मार दिया, है ना। वो जनता के पक्ष में और हो जाते हैं। विजय पश्चाताप में डूब जाता है। उसको भी बहुत होता है कि यार बच्चे को गोली लग गई, बच्चे की तो गलती नहीं होगी ना, तो ये बात समझ जाता है। उसको पछतावा होने लगता है कि मुझे गोली नहीं चलानी चाहिए थी। उसे एहसास है कि उसकी गोली से निर्दोष प्राण ले लिए। बाहर से भीड़ का शोर उठता है, बाहर शोर, वो गोली के कारण वही लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि क्यों पुलिस वालों ने गोली चलाई, तो शोर से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सुभाष कहता है कि अब स्थिति गंभीर है, पर विजय ने दोबारा गोली चलाने से इनकार कर दिया। शरद मतलब जो सुभाष है वो कहते हैं कि स्थिति बहुत खराब हो रही है, तुम्हें जाकर हैंडल करना पड़ेगा। तो विजय कहता है कि मैं अब गोली नहीं चलाऊंगा। शरद को झटका लगता है, विजय ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। सुभाष कहता है कि विजय अब जनता के सामने खड़ा है, वह कह रहा है मुझसे अरविंद का बदला लो, ठीक है। और वो जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है भाई तुम्हें जो करना है जनता को कि तुम्हें वो कर सकते हो। दोनों भाई शरद और सुभाष भीड़ की ओर चले जाते हैं, जनता के बीच जाकर अपने अपने तरीके से संतुलन लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, थोड़ी देर बाद खबर आती है कि विजय और सुभाष दोनों भीड़ द्वारा कुचल दिए गए। विजय ने भीड़ पर गोली नहीं चलाई, वह खुद शहीद हो गया। सुभाष भी भीड़ की सनक का शिकार हुआ। शरद घायल अवस्था में लौटता है, उसके चेहरे पर घाव है पर उसके स्वर में दृढ़ता। वह कहता है विजय ने प्राण दे दिए, लेकिन शासन और जनता के बीच संतुलन फिर स्थापित कर गया, ठीक है। और फिर क्या होता है कि एक तरह से जब विजय की जान चली गई तो मतलब जनता और शासन दोनों का ही अब नुकसान हुआ ना, अब दोनों ही एकदम पैरेलल पर आकर खड़े हो गए, तो ये चीज हो जाती है। इस पर जब विजय, सुभाष और अरविंद की लाश घर में लाई जाती है तो पूरा घर शोक में डूब जाता है। और इसमें जो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा जो होती है वो कहती है कि ये मेरे घर की क्षति है। तब सविता दृढ़ स्वर में कहती है नहीं जीजी, ये केवल हमारे घर की नहीं पूरे देश की क्षति है। हम देश से अलग नहीं, देश हमसे अलग नहीं। शरद सहमति से सिर झुकाता है। जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती और पर्दा गिर जाता है, ठीक है। तो वो कहती है कि जो अन्नपूर्णा होती है कि हमारे घर को शायद किसी की नज़र लग गई है ना, हमारे हमारे घर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये कहती है कि नहीं दीदी, यहाँ पर ना तो जनता का और ना शासक का, हम मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे घर का, मतलब हम तो शासक वर्ग से थे ना, शरद भी था और विजय भी था, है ना, तो हमारे तो साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कहती है कि हमारा नुकसान हुआ है, यानी शासन वर्ग का नुकसान हुआ है। तो कहती कि नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप शासक वर्ग में हैं? आप भी जनता में ही आते हैं और जनता और शासन में कोई मतलब ऐसा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक समान हैं, ठीक है? क्योंकि हम दोनों ही क्या हैं? शासन, लोकतंत्र है ना, किसी एक का थोड़ी ना शासन है। बस यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है, ठीक है? चलिए आगे, अगले हम अपने 4th वाले एकांकी पर पढ़ते हैं जो कि है नए मेहमान। बहुत अच्छी है ये, बहुत मज़ाकिया है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी बेटा जी, एक मूवी है अपनी अतिथि तुम कब जाओगे, बिल्कुल सेम वही वाली सिचुएशन है इसके अंदर, ठीक है? और बहुत ही मज़ेदार है, सुनोगे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अभी तक तो हम इमोशनल इमोशनल पढ़ते आए हैं, ये थोड़ी-सी मज़ेदार है, हँसी आएगी आपको इसपे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्मी की रात के 8 बजे थे। भयानक गर्मी की रात थी। कमरे में घुटन और पंखा भी काम नहीं कर रहा था, मतलब कम हवा दे रहा था। 4-5 साल का बच्चा पसीने से भीगा सो रहा था। तभी 45 वर्ष की विश्वनाथ थके हुए घर में लौटते हैं। बच्चों को हाथ से हवा करते हुए कहते हैं कि यह मकान भट्टी जैसा हो गया है। रेवती भी, यानी रेवती उसकी पत्नी का नाम है, भी गर्मी, तंग कमरे और ठंडे पानी की कमी से परेशान है। वे सोचते हैं कि बच्चों को छत पर सुला दें, पर पड़ोसी मना कर देते हैं और
रेवती को डर है कि कठोर पड़ोसन बच्चों को अकेले नहीं रहने देगी। विश्वनाथ चिंतित है कि इस गर्मी में गरीब लोग कैसे सहे, जबकि अमीर पहाड़ों पर चले जाते हैं। रेवती सिर दर्द और थकान के बावजूद घर के काम में लगी रहती है। कहानी सिंपल सी चल रही है, आपको समझ में आ रहा होगा। विश्वनाथ रेवती को छत पर सोने का सुझाव देता है, पर वह मना कर देती है। दोनों एक दूसरे की परवाह करते हैं, लेकिन गर्मी और तंगी उन्हें बेचैन कर रही है। तभी बीच में दरवाजे पर दस्तक होती है। ठीक है, दस्तक पर दो मेहमान आ जाते हैं। अब देखो गर्मी है ना, एकदम वैसे ही वो परेशान चल रहे हैं। रेवती वैसी, उसको सर दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है, गर्मी लग रही है, वो सबसे परेशान है। अब दो मेहमान भी आ जाते हैं। ठीक है, एक तो सोने की जगह नहीं है घर में, घर छोटा सा है उनका, बच्चे किसी तरह गर्मी में सो रहे हैं, छत पर वो जा नहीं पा रहे हैं, पानी की कमी है, उसके बावजूद दो मेहमान आ जाते हैं तो स्थिति और खराब हो जाती है। वे विश्वनाथ दो अजनबी नन्हेमल और बाबूलाल को साथ लाता है। वे थके पसीने से तर और धूल से भरे हुए थे। वे अपना संदूक बिस्तर रख देते हैं। पंखा चल रहा है, पर गर्मी कम नहीं होती। दोनों मेहमान पानी मांगते हैं और बताते हैं कि स्टेशन पर भी पानी नहीं मिला। विश्वनाथ बर्फ का पानी मंगवाता है, जिसे वे लोटे भर भर कर पीकर राहत पाते हैं। ठीक है, अच्छा, वो दोनों आते हैं, दोनों अजनबी होते हैं। ये मतलब सीधे घर में घुसकर बैठ जाते हैं। कहते हैं बहुत गर्मी है, पानी दे दो, स्टेशन पर भी पानी नहीं मिला, है ना? तो वो पानी, अभी पानी कोई माँग रहा है तो उसको मना तो नहीं करेगा, तो वो देता है, ठीक है? अब उसे लगता है कि भई कोई होगा, तो पहले बात करता है, पूछता है। अब वो स्टार्टिंग से ही जो होता है विश्वनाथ, उसको लगता है कि ये तो अनजान है, मैं इनको लोगों को नहीं जानता हूँ, ठीक है? लेकिन वो कहीं न कहीं ये दोनों क्या करते हैं, ज़बरदस्ती अपना कनेक्शन बताने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्हें रात गुज़ारने का एक जगह मिल जाए, ठीक है? नन्हेमल अपना परिचय संपत राम गोटेवाले के रिश्तेदार के रूप में देता है। नन्हेमल कहता है कि मैं क्या हूँ, संपत राम गोटेवाले का रिश्तेदार हूँ, ठीक है? और कहता है कि कारोबार चौपट हो गया। विश्वनाथ बताता है कि वे संपत राम को नहीं जानता, पर वे अपनी बातों से भरोसा दिलाने की कोशिश करते रहते हैं। नन्हेमल और बाबूलाल बीड़ी पीते हुए घर परिवार की बात पूछते हैं और खाने की इच्छा जताते हैं। मतलब आप सोच रहे हो कि सामने वाला आपको पहचान नहीं रहा, लेकिन आप ज़बरदस्ती, नहीं, नहीं, आप हमें वहाँ पर शादी में मिले थे, हमने शादी में आपको देखा था, ऐसा है, वैसा कहकर उसको कोशिश करते हैं कि बता सके। तो वो थोड़ा-सा कहते हैं कि हाँ, एक बार मैं वहाँ गया तो था, पर मैंने कभी आपका नाम नहीं सुना, मैं कभी, मतलब कि वो बिल्कुल भी उनको नहीं पहचान रहा होता, और ये ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं कि भई वहाँ पर इनको रुकने का मौका मिल जाए, ठीक है? 1 सेकंड। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर और इतने ये बेशर्म होते हैं, वो कहते हैं, मतलब बात टाल-टाल कर कोशिश करते हैं कि भई खाने की भी इच्छा रख देते हैं कि खाना भई हल्का-फुल्का कुछ बनवा दीजिए, ठीक है? किरण कुछ बताने आता है, पर किरण उसका बेटा है, ठीक है? विश्वनाथ उसे रोक देता है, दोनों ठंडा पानी पीकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद विश्वनाथ समझ नहीं पाता कि ये लोग कौन हैं, फिर भी मेहमान समझकर शालीनता से व्यवहार करता है। वे खुद को बिजनौर का बताते हैं। दोनों नहाने की बात करते हैं, तो विश्वनाथ प्रमोद को उन्हें नीचे नल पर ले जाने को कहता है। दोनों बाहर चले जाते हैं और तभी रेवती कमरे में आ जाती है। दोनों कहते हैं कि जाओ इन्हें नल पर ले जाओ और नहला, बोल दो वहां नहा लेंगे। रेवती फिर आ जाती है कि भाई वो लोग गए, तो रेवती आकर अब बोलने लगती है। रेवती परेशान होकर पूछती है कि ये लोग कौन है? क्योंकि वे किसी जान-पहचान से नहीं लगते। विश्वनाथ बताता है कि उसने कई बार पूछा, पर उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। रेवती सिर दर्द और थकान की शिकायत करती है और कहती है कि पानी ऊपर लाने की मुश्किल के कारण कोई नौकर भी टिकता नहीं। गर्मी में सब भाग जाते हैं। वे झुंझलाकर पूछती है कि अब क्या खाने का इंतज़ाम भी उन्हें ही करना होगा? जबकि इन मेहमानों की असलियत पता भी नहीं। विश्वनाथ कहता है कि आए हैं तो थोड़ा बहुत खिलाना ही पड़ेगा। रेवती नाराज होकर पूछती है कि ये आए कहाँ से हैं? विश्वनाथ बताता है कि वे खुद बिजनौर का बता रहे हैं, लेकिन वहाँ उनका कोई पहचान वाला नहीं है। वे जिस संपत राम का नाम ले रहे हैं, विश्वनाथ उसे जानता भी नहीं है। रेवती कहती है कि तबीयत खराब है, इसलिए खाना नहीं बना पाएगी। विश्वनाथ बाजार से लाने की बात करता है, पर रेवती कहती है कि पहले उनकी सही पहचान पता करो। रेवती के जाते ही लाल आता है और गर्मी की शिकायत करता है। विश्वनाथ बताता है कि शहर में लाखों लोग ऐसे ही रहते हैं। उसी समय प्रमोद बताता है कि मेहमानों ने ऊपर पानी फैलाया, जिस पर पड़ोसन नाराज हो गई। ठीक है, ऊपर से वो लोग क्या करते हैं, नहा धोकर आकर कहते हैं यार तुम्हारे यहाँ बहुत गर्मी है, तो कहते हैं कि यहाँ सबके यहाँ ऐसी स्थिति है, रहने की जगह छोटी-छोटी है। ऊपर से वो लोग क्या करते हैं, छत पर पानी फैलाकर आ जाते हैं, जो पड़ोसन है वो लड़ने आ जाते हैं।
ठीक है। प्रमोद बताता है कि वो मना नहीं कर पाया, उषा रो रही है। विश्वनाथ कहता है कि पड़ोसन को सुबह साफ करने की बात कह दो। तभी गुस्से में पड़ोसी आता है और शिकायत करता है कि मेहमानों का गंदा पानी उसकी छत पर गिरा। विश्वनाथ माफी मांगता है पर पड़ोसी नाराज होकर चला जाता है। दोनों मेहमान लौटते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। विश्वनाथ कहता है कि बस धोतियां छज्जे पर डाल दे। नन्हेमल माफी मांगता है और बीड़ी पीते हुए पानी और खाने के बारे में फिर पूछने लगता है। मतलब आप देख रहे हो कितने बेशरम है। मतलब लड़ाई भी करवा दे रहे हो, पानी भी गिरा दे रहे हो, तुम्हें जानते भी नहीं है, ऊपर से बीड़ी भी पिए जा रहे हो उन्हीं के सामने, और फिर उनसे पूछ रहे हो खाने की क्या तैयारी हुई है। कहता है कि उसे नींद आ रही है और ऊपर से कहता है कि भाई खाना जल्दी करवा दो, नींद भी बहुत आ रही है। मतलब ये तो है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली बात हो रखी है यहाँ पर। विश्वनाथ मेहमानों से पूछताछ करता है, फिर वो फिर से पूछता है क्योंकि उसकी बीवी ने कहा था कि भाई ना मैं बाहर से मंगवाने दूंगी कुछ, है ना, पहले इनसे पूछो कि ये लोग है कौन, और ना मैं खाना बनाऊंगी। वो साफ इनकार कर देती है। नन्हेमल और बाबूलाल तरह-तरह की बातें बनाकर कहते हैं कि वह पहले नजीबाबाद और मुरादाबाद में उससे मिले थे, किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहरे थे। बातों में उलझकर वे बताते हैं कि बिजनौर से आए हैं और किसी संपत राम ने उन्हें कृष्ण गली भेजा था, पर कौन सी गली उन्हें पता नहीं। विश्वनाथ पूछता है कि क्या कोई चिट्ठी लाए हो। दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं चिट्ठी नहीं, जिस व्यक्ति ने के यहाँ जाना था उसका नाम भी पक्का याद नहीं, कभी कविराज, कभी कवि, कभी वैद्य बताते हैं। विश्वनाथ कहता है कि वह ना तो कविराज है और ना ही वैद्य। दोनों सफाई देते हैं कि उन्हें जो पता मिला था उसी के सहारे वे यहाँ पहुंचे और नीचे पूछने पर विश्वनाथ से मिल गए, इसलिए ऊपर आ गए। नन्हेमल को अचानक याद आता है कि जिस व्यक्ति के यहाँ जाना है वो वैद्य है। प्रमोद बताता है कि पिछली गली में कविराज रामलाल वैद्य रहते हैं। यह सुनकर दोनों मेहमान खुश हो जाते हैं और तुरंत वहीं जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। विश्वनाथ उन्हें रास्ता बताता है और वह राम राम कहकर चले जाते हैं। तो अंत भला तो सब भला, मतलब उनकी बोलते हैं ना कि मुसीबत टलती है कि उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा ये वो घर नहीं है, और फिर उनको पता चलता है कि पीछे वाली गली में रहते हैं। फिर उनको कहते हैं कि भैया इनको पहुँचा दो, तो वो जाता है, उनको छोड़कर आ जाता है। इसके बाद क्या होता है कि उसके जाते ही अच्छा वो जाते हैं, अब यहाँ पर रेवती का भाई आ जाता है मेहमान। अब रेवती का जो रवैया था वो बदल जाता है। उसके जाते ही रेवती राहत की सांस लेती है कि तभी नीचे से आवाज आती है, कोई मकान ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुका है। पता चलता है कि वे रेवती का भाई जो 4 घंटे से घर ढूंढ रहा था, उसका भेजा हुआ तार भी विश्वनाथ को नहीं मिला। रेवती उसे अंदर बुलाती है, पंखा करती है, बर्फ और खाने की व्यवस्था करवाती है, आगंतुक नहाने की इच्छा जताता है। विश्वनाथ उसके सामने उसे मतलब सामने ले जाता है, मतलब नहलाने के लिए भी उसे ले जाता है। वह कहता है कि होटल में ठहरने की सोच रहा था ताकि तकलीफ ना दे सके, पर रेवती रोकती है, तुम हमारे मेहमान हो। भाई कहता है कि बस पानी पीकर सो जाएगा, लेकिन रेवती दृढ़ता से कहती है कि वह उसके लिए खाना बनाएगी। भैया भूखे नहीं सो सकते हैं, है ना। और सोच सकते हो ना कि अपना हो तो ठीक, दूसरा है तो कैसे। तो थोड़ा सा यहाँ रेवती का भी व्यवहार दिखता है, लेकिन ठीक है वो उसके मेहमान नहीं थे। लेकिन हमारे यहाँ तो ये चीज कही जाती है, अतिथि देवो भव। ठीक, जिसका पालन कौन कर रहा होता है, विश्वनाथ कर रहा होता है। यहाँ विश्वनाथ का कैरेक्टर बहुत अच्छा दिखाया जाता है कि वो ना जानते हुए भी उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी चैप्टर आपका समाप्त तो हो जाता है। बहुत इजी सा है, आराम से आप इसको कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अंतिम एकांकी पर, जो कि है व्यवहार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी क्या होता है थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर प्रातःकाल का दृश्य है। नगर में रघुपति सिंह ने के महल की ऊंची बालकनी अत्यंत सुंदर से सजाई दिखाई देती है। संगमरमर के खंभे, रंगी हुई रेलिंग, नकाशीदार छत, लटकते हुए कीमती शेडो वाली बिजली की बत्तियां और फैन, फैंसी झूला, सोफा सेट, पौधे से भरे चीनी मिट्टी के गमले, सब कुछ वैभव का परिचायक है। रघु राज सिंह लगभग 25 वर्ष का दुबला पतला सुंदर युवक दूरबीन से नीचे किसानों के लिए तैयार हो रहे विवाह भोज की व्यवस्था देख रहा था। ठीक है, बहुत सुंदर सा महल है, महल की सारी नक्काशियां, सोफा, गमले, सब उसका एक सुंदर वर्णन किया गया है। और वहीं पर 25 साल वर्षीय एक कह सकते हैं जमींदार था, जिसका नाम क्या था, रघुराज सिंह। ठीक है, वो दूरबीन से किसानों के लिए भोज बन रहा था, खाना बन रहा था, उसकी निगरानी कर रहा होता है कि तभी उनका जो मैनेजर होता है उसी के पास 65 वर्ष नर्मदा शंकर खड़े, जो वर्षों से उसके परिवार के मैनेजर हैं। रघुराज सिंह किसानों को पूरा कुटुंब सहित भोज पर बुलवाने का विवाह का सबसे बड़ा कार्य मानता है। ठीक है, तो वो एक
रघुराज सिंह की बहन का विवाह होने को होता है, तो वो ये सोचता है कि मैं सबको बुला रहा हूँ, तो किसानों को भी बुलवाया जाएगा। अच्छा, व्यवहार, आप अगर यूपी से हैं, तो यूपी के अंदर भी आपको पता होगा बेटा जी, जब निमंत्रण दिया जाता है किसी को, तो आप गाँव के अंदर, स्पेशली गाँव के अंदर ये देखेंगे कि एक रिवाज होता है कि गाँव के जो लोग होते हैं, वो न्योता लेकर आते हैं। न्योता एक तो निमंत्रण को भी कहा जाता है, एक न्योता का मतलब होता है, आपके यहाँ पर भी कुछ अलग वर्ड में शायद कहा जा सकता होगा, यूपी में उसे न्योता कहा जाता है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आपके यहाँ क्या कहा जाता है। तो पैसे देते हैं, मतलब जो भी जिसकी जो श्रद्धा होती है, जो भी होता है, वो पैसे लिखवाते हैं, है ना? कि भई इन्होंने भई 1100 दिए, 2100 दिए, जो जिसकी जैसी श्रद्धा हो, ठीक है? तो वो न्योता लिखवाया जाता है, उसी को यहाँ पर व्यवहार कहा गया है। तो अब क्या होता है कि ज़मींदार की बहन की शादी होती है। अच्छा, यहाँ पर जो रघुराज सिंह है वो बहुत अच्छा इंसान होता है, बहुत अच्छा ज़मींदार होता है, और ज़मी इससे पहले के जो ज़मींदार होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, ज़मींदारों क्या वैसे भी पहले के टाइम में बहुत एक गलत छवि बनी होती है। तो सभी कृषक जो होते हैं वो, और स्पेशली एक कृषक अभी यहाँ पर नाम आएगा उसका, वो बगावत पर उतर आता है, उसको लगता है कि रघुराज सिंह भी उन्हीं के जैसा ही है, ठीक है? तो वो इस शादी में जाने से मना करते हैं, वो व्यवहार देने के लिए मना करते हैं, तो इसी पर पूरी कहानी तैयार होती है, ठीक है? तो उसी के पास 65 वर्ष का जो नर्मदा शंकर यानी उसका मैनेजर होता है, वो होता है, और वो कहते हैं कि भई मैं सबको भोजन कराना चाहता हूँ। नर्मदा शंकर बताते हैं कि पहले कभी ऐसा नहीं होता, सिर्फ़ चुने हुए घर के पुरुष, और वह भी केवल एक व्यक्ति बुलाया जाता था। मतलब चुने हुए पुरुष को बुलाया जाता है, पूरे घर को नहीं बुलाया जाता है, तो आप ये ऐसा कभी हुआ है ना, तो आप मत कीजिए ऐसा। रघुराज सिंह पुरानी रीति को गलत मानता है, पर नर्मदा शंकर धीरे-धीरे अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस पद्धति से पहले काम होता था, उसी से ये महल ऐश्वर्य बना है। रघुराज सिंह को याद आता है कि किसानों का कर्ज माफ करना, लगान घटाना, बिना नजराना लिए गरीबों को जमीन देना, इन सभी बातों से भी नर्मदा शंकर असहमत थे। उनका कहना है कि किसान झूठे आंसू भी बहा सकते हैं, और दबाव हट जाने से जमींदारी का लाभ नहीं हो पाता। वह यह भी बताते हैं कि गरीब बताकर जमीन पाने वाले किसान वास्तव में इतने गरीब भी नहीं होते। जब रघुराज सिंह पूछता है कि आज के विवाह भोज में क्या गलती है, तो नर्मदा शंकर बताते हैं कि पहले भोज से आमदनी होती थी, सस्ता खाना खिलाकर व्यवहार, यानी पैसा जो लिया जाता था, वो मतलब थोड़ा सा खाना खिला दो और व्यवहार में पैसा मिल जाता था, तो थोड़ा एक आमदनी हो जाती थी, मतलब वो जमींदारी वाला ही सोच बता रहा होता है, ठीक है? पर अब तरह-तरह के व्यंजन खिलाने पर खर्च बढ़ेगा और व्यवहार भी नहीं मिलेगा। जब रघुराज सिंह साफ कह देता है कि वे किसानों से कोई व्यवहार नहीं लेगा, तो नर्मदा शंकर स्तब्ध रह जाते हैं। अब वो बोले ही क्या? कहता है कि भई मैं तो खिलाऊँगा भी और व्यवहार भी नहीं लूँगा किसानों से, अब बोलो। तो वो चुप हो जाता है, वो उस पे बोले ही क्या? ठीक है? और भारी आवाज़ में कहता है कि व्यवहार ना लेना तो किसानों का भी अपमान होगा। अगर आप नहीं लोगे तो ये किसानों का भी अपमान है। फिर आगे गाँव के एक साधारण कोठे में, कोठा मतलब होता है छत, ठीक है? एक छत में कई किसान जाजम पर चुपचाप बैठे। जाजम मतलब एक तरह से एक छज्जा टाइप बनाया जाता है, और उसके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा पुराना टाइप का होता है, और उस पर बैठे हुए थे बहुत सारे किसान, ठीक है? मिट्टी मतलब बोल सकते हो कि वो थोड़ा-सा ऊँचाई पर बना होता है, उस पर सब बैठे होते हैं। मिट्टी पुती दीवारें, बाँस की छत और फटी हुई जाजम उनकी गरीबी और देहाती वातावरण का परिचय देती है। किसानों के बीच केवल एक व्यक्ति अलग दिखाई देता है, जिसका नाम है क्रांति चंद। लगभग 22 से 23 वर्ष का बलिष्ठ युवक, जिसकी बड़ी-बड़ी आंखें और तेज क्रोध भरी मुद्रा कोठे के मौन को और भारी बना देती। उसके पास उसका बूढ़ा पता चूड़ामन बैठा है, जो अत्यंत दयनीय और थका हुआ प्रतीत होता है। क्रांति चंद बार-बार उठकर कहता है कि यदि पंच मौन रहेंगे तो वह स्वयं निर्णय करके बाहर किसानों की भीड़ से बात करेगा। चूड़ामन उसे रोकने की कोशिश करते हैं और बार-बार उसका पुराना नाम रेवा प्रसाद ले लेता है, जिस पर क्रांति चंद और अधिक क्रोधित हो जाता है। तो क्या होता है कि जो क्रांति चंद है ना? उसका जो बूढ़ा पिता है, वो भी उसके साथ बैठा है चूड़ामन। तो चूड़ामन उसको बार-बार रोकता है कि तुम ज़मींदार के बारे में इतना गलत मत बोलो, वो तो अच्छा ही है, हमारा उसने क कर्ज़ भी माफ़ करा, उसने हमको कितना न मतलब नज़राने भी नहीं लेता है, अच्छा है। तो इस पर क्रांतिचंद अपनी दलील देता है बार-बार, और कहता है कि अगर आप लोग नहीं सोच पा रहे हो, वो उसका मानना ये होता है कि हम शादी में नहीं जाएँगे, ना जाएँगे ना व्यवहार देंगे। इससे उनका अपमान होगा और हमारा सम्मान बढ़ेगा, ठीक है? जिस पर बहुत सारे लोग स्तब्ध रहते हैं, चुप रहते हैं, और जो उसका अ पिता है, वो मतलब बार-बार उसको चुप कराता है कि तुम गलत कह रहे हो।
तब उसको याद दिलाता है उसका बेटा कि हमारे साथ क्या-क्या हुआ था, ठीक है? जिस पर सारे कृषक भी क्रोधित हो जाते हैं। वो याद दिलाता है, किसान बताते हैं कि यदि यह निर्णय ना हो तो कहाँ होगा? पर क्रांति चंद कहता है कि वर्षों की दास्तान ने पंचों की सोचने की शक्ति समाप्त कर दी। असली निर्णय बाहर क्या किसान जनता करेगी। वह निमंत्रण पर जाने की बात छोटा मुद्दा मानता है, पर उसका पिता इसे बड़ा प्रश्न कहता है। तब क्रांति चंद अपने बचपन का वह अपमानजनक अनुभव सुनाता है, जब जमींदार के भोज में किसानों की टूटी झोपड़ी जैसे फाटक के अंदर ले जाया जाता था, घुड़सवार में बिठाया जाता था और गंदे बर्तनों में सड़ा गला भोजन परसा जाता था। वह याद कराता है कि कैसे उसके पिता की विनती के बाद भी उसे अंदर जाने नहीं दिया गया था और कैसे गरीब किसानों को बदले में व्यवहार के नाम पर पैसा भी देना पड़ता था। वह तिरस्कार से भर उठता है और कहता है कि ऐसे अपमानजनक निमंत्रण में ना जाना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। कोठे में बैठे किसानों के बीच बातचीत और तीखी हो जाती है जब चूड़ामन समझाने की कोशिश करता है कि बात मान अपमान की नहीं बल्कि जमींदार के निमंत्रण की है। इस पर क्रांतिचंद भड़क उठता है और कहता है कि जिस जमींदार ने किसानों का खून चूसा है उसे बुलाने में डर कर जाना कैसा सम्मान। चूड़ामन दीवारों के कान होने का डर दिखाता है और क्रांतिचंद निर्भीक होकर कहता है कि भय की कोई बुराई नहीं है, भय से बड़ी कोई बुराई नहीं है, और वह सच में जमींदार के सामने भी कहने को तैयार है। तो क्या होता है कि क्रांति चंद याद दिलाता है कि बचपन में याद है ना हमारे साथ क्या हुआ था? हमारे किसानों को एक मतलब घुड़सवार जहाँ घोड़े रखे जाते हैं वहाँ पर झोपड़ी के अंदर ले जाकर बिठाया जाता था। मतलब गंदे से बर्तन के अंदर सड़ा गला भोजन दे दिया जाता था और उसी के पिताजी ने कितनी विनती करी थी कि मुझे भी अंदर खाने के लिए जाने दो, तो जाने नहीं दिया था। और भोजन के नाम पर ज़बरदस्ती पैसा वसूल जात मतलब व्यवहार के रूप में पैसा व वसूला जाता था। कह रहे कि आप लोग इतने अपमान के बाद भी वहीं पर निमंत्रण कर खाने जाना चाहते हैं, मना कर देना पड़ेगा हमें तो, है ना? तो इस पर उसका जो पिता होता है वो कहता है कि दीवारों के भी कान होते हैं इसलिए धीरे बोलो, ज़्यादा तेज मत बोलो, यानी कि ज़मींदार को कोई बता ना दे और बेमतलब में कोई बड़ी बात ना हो जाए। तो वो कहता है कि मुझे कोई डर लगा है क्या? मैं ज़मींदार के मुँह पर ये बातें बोल दूँगा। मतलब वो डरता नहीं था किसी से। इसके बाद कुछ किसान जमींदार की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उसने कई उपकार किए हैं, सबका न्योता देना, कर्ज छोड़ना, लगान कम करना, मुफ्त में जमीन देना, लेकिन क्रांतिचर इन सब का भ्रम तोड़ता है। ठीक है, वो इस आरोप कहते हैं कि जमींदार तो अच्छा है, उसने कितना देखो मदद करा। तब इसका वो जवाब देता है, कहता है कि तुम लोग किस भ्रम में हो, है ना? वो कहता है कि छोड़ा गया कर्ज वसूल होना था ही नहीं, उसे छोड़कर ज़मींदार ने किसानों का नया कर्ज थमा दिया, ताकि ब्याज से कमाई बढ़े। लगान कम करना भी मजबूरी थी क्योंकि वे खराब ज़मीन बेदखल करके वह खुद नहीं जोत सकता था। मुफ्त ज़मीन देने से भी उसकी आय बढ़ी क्योंकि उसकी खाली पड़ी 1000 एकड़ भूमि से कुछ न कुछ मिलने की जगह अब सालाना हज़ारों की आमदनी होने लगी। अंत में वह समझता है कि विवाह का सामूहिक निमंत्रण भी उपकार नहीं, हर घर से बल्कि एक-एक व्यक्ति से व्यवहार वसूला जाएगा। 4 आने का खाना खिलाकर 4 रुपए लिए जाएँगे। उसकी बातों से किसान एक-दूसरे का मुँह देखते रह गए और कोठा फिर गहरे सन्नाटे में डूब जाता है। क्रांति चंद किसानों के बीच खड़े होकर स्पष्ट घोषणा करता है कि जमींदार और किसान के हित स्वभावतः एक दूसरे के विपरीत है। जमींदार का उपकार और निमंत्रण केवल दिखावा है क्योंकि वह मूलतः किसानों का शोषण और लुटेरा है। वे किसानों को उनके अपने बल का बोध कराते हुए कहते हैं कि संख्या हमेशा शक्ति होती है, मतलब जिसमें ज्यादा संख्या होती है उसी में शक्ति होती है। पर किसान अपनी ही शक्ति से अनजान है, शत्रु को मित्र बना रहे हैं और यही सबसे बड़ी भूल है। ठीक है, तो वो फिर उनको और उकसाता है, कहता है कि हमारी सबसे बड़ी भूल है, हम शक्ति में भी ज्यादा हैं और हम अपने दुश्मन को ही दोस्त बना रहे हैं। इन सबसे इसकी बात से क्रांति चंद से सहमत हो जाते हैं किसान। वे कहता है कि आज का अवसर सबसे उपयुक्त है जब वे जमींदार के भोज में न जाकर यह साबित कर देंगे कि दोनों के मार्ग अलग हैं। एक ओर अकेला जमींदार और दूसरी ओर करोड़ों किसान। वे सदियों से चले आ रहे उत्पीड़न, भूख, नग्नता, बेघरी और लगातार होते शोषण का स्मरण कराते हुए कहता है कि अब यह अन्याय और अधिक नहीं चल सकता। जमींदार प्रथा का नाश ही किसानों का सुख का मार्ग है। उसके जोश भरे तर्कों के बाद भी पंच मौन रहते हैं तो क्रांति चंद उन पर क्रोधित होकर कहता है कि थोड़ी बहुत संपन्नता उनके विवेक को बांध दिया है। वे अपने सुख के छोटे-छोटे टुकड़ों के लिए अपने ही गरीब भाइयों को धोखा देने को तैयार है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि सच्चे किसान अब जमींदार के भोज की उन व्यंजनों को कभी स्पर्श नहीं करेंगे तो उनके ही रक्त से तैयार हुई हैं। अंत में वह ये कहकर चला जाता है कि यदि पंच मजबूरी में जाकर वह भोजन खाएंगे भी तो उनके हजम नहीं होगा और हर कण उनके पेट को छेदता रहेगा। इससे बाहर जाते ही किसान समाज में उत्तेजना
उत्तेजना फैल जाती है और नेपथ्य यानी कि जो रंगमंच, नेपथ्य मतलब बोल सकते हो रंगमंच का जो पर्दा होता है, रंगमंच, ठीक है, में क्रांति चंद की जय जयकार होने लगती है। किसानों की जय जयकार, जमींदार प्रथा का नाश हो के नारे गूंज पड़ते हैं। मतलब क्रांति चंद अपनी बातों से सबको क्या कर लेता है, अपने वश में कर लेता है और सारी उसकी बात मान भी जाते हैं। ठीक है, और फिर रघुराज सिंह अपने महल की बालकनी में उद्गीन होकर यानी एकदम चिंतित होकर किसानों की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। तभी नर्मदा शंकर हड़बड़ी में एक चिट्ठी लेकर आता है। वह बताता है कि किसानों की जमींदार की बहन के विवाह भोज को पूर्ण बहिष्कार किया है और इसी संबंध में यह पत्र भेजा है। रघुराज सिंह पत्र पढ़कर स्तब्ध। ये एक जमींदार के लिए बहुत बड़ी अपमान होता है कि किसान उनका विद्रोह कर दे, है ना, किसान आने से मना कर दे शादी में। तो कितना बड़ा, अब देखो ना, शादी में आप किसी को बुलाओ और आपके यहाँ कोई शादी में ना आए तो कितना बड़ा बेइज्जती इसी होती है। वही सेम चीज यहाँ पर, वो तो जमींदार होता है और छोटे किसान नहीं आते हैं तो बहुत बड़ी बेइज्जती होती है उसकी, जबकि वो अच्छा होता है। उसकी बेचैनी और माथा झुक जाना उसके हृदय की चोट को स्पष्ट दिखाता है। नर्मदा शंकर आक्रोश में किसानों को अकृतज्ञ कहते हैं कि ये लोग एहसान फरामोश है, उद्दंड है, दो कौड़ी के कहकर उनकी हिमाकत पर क्रोध व्यक्त करता है तथा इस बहिष्कार को जमींदार घराने की प्रतिष्ठा पर कलंक बताता है। लेकिन रघुराज सिंह पत्र के शब्दों को पढ़ते हुए स्वीकार करता है कि क्रांति चंद ने सच लिखा है। ठीक है, भक्षक और भक्ष्य का कोई वास्तविक संबंध नहीं। भक्षक मतलब जो किसी का क्या करे, मतलब किसी को प्रताड़ित करे, किसी को तंग करे, और भक्ष्य मतलब जो प्रताड़ित हो रहा है, उन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। मतलब कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि पीड़ा कर पीड़ा पहुंचाने वाले का और पीड़ा सहने वाले का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। ये बात लिखी है किसने, क्रांति चंद ने। वह पहली बार मानता है कि जमींदार रहते हुए किसी भी जमींदार के लिए किसानों का असली हित करना असंभव है। इसी द्वंद में वह दो राहों के बीच खड़ा हो जाता है। वह सच्चा जमींदार बनकर केवल अपने छोटे से परिवार का हित साधे या फिर जमींदारी छोड़कर उन्हीं किसानों के वास्तविक हित में अपना जीवन समर्पित कर दे जिनकी भलाई का दावा वह अब तक करता आया है। उसके मुख से यह विचार सुनकर नर्मदा शंकर हक्का बक्का रह जाता है और दृश्य रघुराज सिंह की गहरी आंतरिक उथल पुथल के साथ ही समाप्त हो जाती है और वो दो राहों पर आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि या तो मैं जमींदारी करते हुए अपने परिवार का लालन पोषण करूं या फिर मैं एक अच्छा इंसान बनकर जिस तरह से अभी तक मदद करता आया हूं अभी भी मैं वही करूं और असलियत में एक ऐसा अच्छा जमींदार बनूं जो किसानों का हित करे। तो नर्मदा शंकर देखकर चुप हो जाता है कि अभी भी उनके बारे में सोच रहा है और यहीं पर आपका ये एकांकी भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पांचों एकांकी हो गए हैं समाप्त। अब आप आराम से इनको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपने चैप्टर्स मतलब अपने बुक में इन चैप्टर्स को पढ़िएगा, आप क्वेश्चन आंसर खुद भी बनाकर लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारे दो चैप्टर जो बचते हैं गद्य खंड के, वो देख लेते हैं। एक तो है ठेले पर हिमालय और दूसरा है हमारा तोता। ठीक है, तो सबसे पहले हम ठेले पर हिमालय देख लेते हैं। ठीक है, ठेले पर बर्फ की सिले लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वह क्षण भर उस बर्फ को देखते रहते, उड़ती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह से किसके बारे में बात करी जाती है कि अल्मोड़ा एक नैनीताल के आसपास की जगह है जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है बेटा, और बर्फ के बारे में जिक्र होता है। तो यहाँ पर दो तीन लेखक हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं भाई, आप देखेंगे धर्मवीर भारती जी है यहाँ पर, और बहुत दो तीन यहाँ पर लेखक होते हैं जो देखने के लिए जाते हैं हिमालय, उसी की सुंदरता का वर्णन करने की बात होती है। लेकिन जब वो ठेले पर क्या बर्फ देखते हैं तो उन्हें उन दिनों की याद आ जाती है जब वो हिमालय की बर्फ देखने के लिए गए थे, और वहीं से कहानी शुरुआत हो जाती है। तो बच्चा जी, मैं आपको जो मेन मेन आपके गद्यांश है उनकी व्याख्या आपको बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में धर्मवीर भारती द्वारा लिखित ठेले पर हिमालय से लिया गया है। अब इसकी व्याख्या करनी है। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने बर्फ वाले के आने के एक सुंदर दृश्य देखते हैं। ठेले पर बर्फ की बड़ी बड़ी सिलें रखी हैं जो ठंडी चिकनी और चमकदार हैं। उनसे भाप उड़ रही थी जिससे वातावरण ठंडा और मनमोहक लग रहा था। लेखक के मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। जब उन्होंने उस बर्फ को देखा तो उन्हें अपने पहाड़
पहाड़ों की याद आ गई, वह उस दृश्य में खो गए और भावुक होकर बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। हिमालय की शोभा क्या है? सुंदरता और बर्फ। आगे फिर क्या होता है, उसी समय मेरे मन में सारी बातें आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई। वे हंसे मुझ पर। मुझे लगा कि बर्फ कहीं उनके मन को छू गई, जिससे दूर से ही हिमालय के शिखर रेखा चांद और तारों की बात करते देखा है। जिसने चांदनी में बर्फ के मचलते हुए जगमगाते हुए देखा है, उसके मन में वही दृश्य हमेशा के लिए छाप छोड़ देता है। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी वही बर्फ देखी है। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ बहुत निकट से देख पाने की के लिए हम लोग कौसानी गए थे। ठीक है, अब वहीं से कहानी शुरू होती है कि बताते हैं कि बहुत पास से बर्फ देखने के लिए हम कहाँ गए थे? कौसानी गए थे। कौसानी एक जगह है। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मचकाली से भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी, कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली जाती है और दूसरी ओर कौसानी। ठीक है? तो यहाँ पर व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक बताता है कि वे लोग केवल बर्फ के पास से देखने के लिए कौसानी गए थे, जिसके लिए उन्हें नैनीताल से रानीखेत और फिर वहां से कठिन रास्ते और मोड़ों से पार करते हुए कोसी तक पहुंचना पड़ा। वहां से दो रास्ते थे, एक अल्मोड़ा की तरफ और दूसरी कौसानी की ओर। अर्थात लेखक ये बताना चाहते हैं कि बर्फ को करीब से देखने की तीव्र इच्छा के कारण उन्होंने कठिन और लंबी यात्रा की, जिसमें दुर्गम यानी बहुत कठिन, जहां जाना कठिन होता है, उस खतरनाक रास्ते को भी चुना। फिर भी वह उत्साहित थे, क्योंकि उनका लक्ष्य हिमालय की बर्फ को देखना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में जो ये कतियूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष भी वास करते होंगे। फिर वो एक वहां पहुंचकर एक घाटी देखते हैं और उस घाटी की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, वो कहते हैं कि लेखक ने बताया कि उनके सामने फैली हुई घाटियों में असीम सुंदरता थी। कौसानी की पर्वतमाला में अपने गोद में कतियूर की रंग बिरंगी घाटी जगह है सारी। ठीक है, कतियूर की रंग बिरंगी घाटी थी। ठीक है, वह इतनी मनमोहक थी और सुंदर थी कि वहां पर जो दिव्य बोल सकते हैं कि किन्नर और यक्ष यानी कि एक बोलते हैं स्वर्ग के वासी जो होते हैं ना, वो वहां पर क्या करते होंगे? वास करते होंगे। अर्थात ये घाटी इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता स्वर्ग जैसी प्रतीत होती है। लेखक को ऐसा लगता है कि मानो यह स्थान धरती पर नहीं बल्कि किसी दिव्य लोक का हिस्सा हो। ठीक है, कौन सी घाटी और किसी के अनंत सौंदर्य से बिखरा पड़ा था? तो इस घाटी में अनंत सौंदर्य बिखरा पड़ा था, उसका नाम कतियूर की घाटी था। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों का ताप कहा था और उसे नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे? वे पहली बार मेरी समझ में आ रहा था और अकस्मात यानी अचानक एक दूसरा तथ्य मेरे मन को क्षितिज पर उदित हुआ, कितना पुरानी और कितना हिमराशि। ठीक है, तो वो यहाँ पर उनके मन में बहुत सारी सोच आ रही होती है और उसी चीज का वो जवाब देते हैं कि जो हमारे साधक रहेंगे, जो साधना करते थे, वो क्यों हिमालय पर चले जाते थे। ठीक है, तो इसी चीज़ का यहाँ पर व्याख्या लिखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक बताना चाहते हैं कि उन्होंने अब जाकर समझ में आया कि पुराने लोग जो प्राकृतिक और भौतिक यानी शारीरिक और मानसिक कष्टों को ताप क्यों कहते थे। मतलब जो भी उनके शारीरिक, मानसिक जो भी कष्ट होते थे, वो कहते थे ये गर्मी है ना? वो ताप के समान यानी गर्मी के समान बताते थे और कहते थे अगर इस गर्मी से छुटकारा पाना है तो हिमालय पर चले जाओ, है ना? यानी हिमालय पर जाकर आपको इन सब से शांति मिल जाएगी, यानी मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आप प्रकृति की गोद में रहेंगे। प्रकृति आपको मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक कर देती है। ठीक है, उन कष्टों को दूर करने के लिए हिमालय क्यों जाते हैं? अर्थात अब लेखक को महसूस होता है कि हिमालय की शांत, ठंडी और पवित्र बर्फीली नदियाँ मन के सभी दुःख, परेशानियाँ और थकान को मिटा देती है। वहाँ पहुँचकर मन को शांति और सुकून मिलता है। फिर उन्हें अचानक यह भी ध्यान आता है कि हिमालय की बर्फ कितनी पुरानी और अनादि है। वह युगों से ऐसी ही जमी हुई है और सदा पवित्रता तथा शांति का प्रतीक बनी हुई है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने हिमालय की बर्फ को चिरंतन हिम क्यों कहा है? तो कुछ विदेशियों ने हिमालय की बर्फ को चिरंतन यानी कि क्या कहा है कि कभी इस हिम का यानी यह बर्फ कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये लंबे वर्षों से, बहुत पुराने समय से क्या है, बनी है और आगे बनी रहेगी। ठीक है, चिर मतलब होता है लंबे समय। ठीक है, क्योंकि ये बर्फ बहुत प्राचीन, शाश्वत और अविनाशी है। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियर में पिघली केसर बहने लगी। बर्फ कपास के लाल फूलों के में बदलने लगी। घाटियां गहरी नीली हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि सूरज डूबता है ना? और बर्फ गिरने लगती है, तो उसी सुंदर
प्रकृति का वर्णन किया गया है। लेखक ने सूर्यास्त के समय हिमालय का सुंदर दृश्य चित्रित किया है। वे कहते हैं कि जब सूरज डूबने लगा तो उसकी सुनहरी किरणें ग्लेशियर पर पड़ने लगी, जिससे ऐसा लगने लगा मानो उसमें केसर की धारा बह रही हो। धीरे धीरे सफेद लाल रंग में बदल गई, मानो कमल के फूलों में बदल गई हो। साथ ही घाटियां नीली छाया में ढक गई, जिससे पूरा दृश्य अत्यंत सुंदर और मनमोहक लगने लगा था। ठीक है, किस समय बर्फ के कमल में लाल फूलों में बदली सी प्रतीत होती है? जब सूर्यास्त होता है और बर्फ गिरने लगती है, तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। यह बर्फ की ऊंचाई बार-बार बुलाती है और हम हैं कि चौराहे पर खड़े ठेले पर लद कर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। और यहीं पर आपका चैप्टर भी समाप्त होता है कि इस गद्यांश में लेखक महसूस कर रहे हैं कि लोग हिमालय की ऊंची और दूर-दूर तक फैली बर्फ को देखकर अपने दुख परेशानी भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियां बार-बार बुलाती हैं, यानी उनकी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन आम लोग इससे बजाय अपने शहरों के चौराहे पर ठेले रखी बर्फ देखकर, मतलब इसके पास जाने के बजाय शहरों के चौराहे पर ठेले पर रखी बर्फ देखकर ही अपने मन को संतोष और खुशी दे लेते हैं। हिमालय अपनी ओर बुलाता तो है, पर क्या है कि लोग उसके पास जा नहीं पाते, तो जो ठेले पर ही बर्फ दिख जाती है उसी से काम चला लेते हैं। ठीक है, यहीं पर आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है तोता। ठीक है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये भी एक कहानी है। ठीक है, मैं आपको कहानी छोटे तौर पे बता देती हूँ ताकि आपको फिर ये व्याख्या भी समझ में आ जाएगी। एक तोता होता है और राजा होते हैं। तोता क्या करता है कि वो, अब देखो तोते का काम जो होता है वो वही करता है, थोड़ा शरारती होता है वो। जो उनके उपवन होते हैं, बगीचे होते हैं, उनके फलों को खाकर खराब कर देता था। ठीक है, इससे उनकी बहुत सारी जो फल बेचने के लिए जाने को होते थे वो खराब हो जाते थे। इससे परेशान आकर राजा ने कहा कि तोता बहुत ज़्यादा क्या है, बदतमीज़ है, खराब है, इसको शिक्षित किया जाए। ठीक है, मतलब इसको सही किया जाए, इसको शिक्षा दिया जाए। और फिर ये इसका जो कार्यभार है वो अपने भतीजे को, आई थिंक भांजे को सौंप देता है, हाँ। और कहता है कि भई तुम इसके शिक्षित करने, इसको सुधारने का काम करो। और अब यहाँ पर क्या होता है कि भई उसको पढ़ाने की पूरी व्यवस्था करी जाती है। ठीक है? बड़े-बड़े पंडितों को बुलाया जाता है, फिर उसके लिए सोने, फिर वो बताते हैं कि नहीं, इसको ज्ञान इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये सही जगह पर नहीं है, तो उसके लिए सोने का पिंजरा बनवाया जाता है, फिर उसको साफ करने वाला रखा जाता है। मतलब हर एक प्रकार की व्यवस्था कराई जाती है, पर उसको अब भई तोते को कोई सुधार पाएगा, है ना? उसको कोई पढ़ा पाएगा। और फिर क्या करा जाता है, पंडित उसको ना बड़े-बड़े मंत्र और विद्या पेपर में लिख-लिख कर उसके मुँह में ठूँसते जाते हैं और एक टाइम बाद क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और होती है, वो फड़फड़ाने की कोशिश करता है कि मैं बाहर उड़ जाऊँ, तो उसके पंख तक कटवा दिए जाते हैं। मतलब इतना खराब उसके साथ होता है। और राजा पूछते हैं कि क्या वो ठीक हो गया है? तो हाँ, जब वो कुछ जवाब नहीं देता है, उसको दिखाया जाता है, तो वो सही बात है, वो मरा पड़ा होता है, तो वो क्या ही जवाब देगा, है ना? तो इसी से ये पूरी कहानी बनती है, तो इसको एक बार पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है? बड़ा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा, तोता अपना घोंसला साधारण खर परिवार से बनाता है, ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। ठीक है, यहीं पर ये बहुत सोचा जाता है कि भाई इसको विद्या कैसे दी जाए, तो कहते हैं कि खरपतवार के बीच में उसको क्या विद्या आएगी, इसका जगह साफ नहीं है। ठीक है, इसलिए उसका पिंजरा बनवाया जाता है उसके लिए। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्य पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित तोता नामक कहानी से लिया गया है। ठीक है, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत गहराई से विचार किया कि उस जीव तोते के अज्ञान अविद्या का कारण क्या है। सोच विचार के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि तोता अपना घोंसला बहुत साधारण खर परिवार सूखी घास फूस से बनाता है। ऐसे सामान्य और साधारण घर में विद्या या ज्ञान नहीं आ पाता। तोते को शिक्षा देने का काम किसने किया था? तो तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे ने किया था। संसार में और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, अब देखो इसी लाइन की व्याख्या हमें सिर्फ करनी है। संसार में और अभाव है, यानी बहुत सारी कमियां हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। यानी कि एक्चुअली क्या होता है कि जो शासक होते हैं, राजा होते हैं, वो सारी व्यवस्था देखने के लिए आए होते हैं कि कैसी व्यवस्था है, तो सारी व्यवस्था देखते हैं। उसी में से एक निंदक होता है, यानी कि बुराई करने वाला होता है, उसके भांजे की, तो वो बता देता है कि आपने सब कुछ तो देखा पर तोते को तो देखा ही नहीं,
है ना? तो इसी पर ये बात कही जाती है, उस निंदक की, जो बुराई करने वाला होता है उसी के बारे में कहा जाता है कि संसार में और कमियाँ हैं पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। निंदा करने वाले तो सबसे पहले दौड़े आते हैं। ठीक है? यही बात इसमें लिखी है। तो लेखक कहना चाहता है कि संसार में हर प्रकार की कमी हो सकती है पर दूसरों की आलोचना या बुराई करने वाले लोग हमेशा बहुत मिल जाते हैं। ऐसे लोग हर समय किसी न किसी की निंदा करते ही रहते हैं। संसार में किसकी कमी नहीं है? तो संसार में निंदकों की कोई कमी नहीं है। तोता दिन भर भद्र रीति के अनुसार अधमरा हो गया। अभिभावकों ने सोचा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है। ठीक है? उसके साथ बहुत भद्र मतलब बहुत गंदा व्यवहार किया जा रहा था, है ना? जिसके कारण क्या होता है कि वो अधमरा जैसा हो जाता है और उसके जो देख-रेख वाले होते हैं उनको ऐसा लगता है कि प्रगति हो रही है, यानी कि अब ये सुधर रहा है ना? बहुत पहले फड़फड़ाता था, उछलता-कूदता था, अब तो शांत होता है, इसका मतलब ये शिक्षित हो रहा है। ठीक है? यही बात इसमें लिखी है। तो लेखक यहाँ व्यंग्य के रूप में दिखाता है कि लोग असलियत को समझने समझे बिना सिर्फ बाहरी दिखावे से ही खुश हो जाते हैं। तोता वास्तव में मर रहा था पर अभिभावकों ने उसकी दुर्दशा को प्रगति समझ लिया था। तोता क्यों अधमरा हो गया था? क्योंकि उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था, उसे बांधे रखा जाता था, पिंजरे में कैद रखा जाता था। तो यहाँ पर आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाता है और उसकी फिर मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है? तो बाकी इस क्लास के नोट्स आपको बच्चा जी दृष्टि बैच के अंदर मिल जाएँगे, ठीक है? क्लियर है चैप्टर आपको? हाँ जी। ओके जी, तो ये थे आज के आपके सारे चैप्टर्स। आप अच्छे से इनको थोड़ा-सा देखो बच्चा, लास्ट के दोनों चैप्टर्स को मैंने आपको ओवर इसके क्वेश्चंस करा दिए हैं। एक बार आप चैप्टर समझोगे, आप कर लोगे। बाकी एकांकी की मैंने पूरी आपको एक अच्छा ओवरव्यू दे दिया, पूरा कहानी बता दी। इसको आप अपने बुक में जब भी पढ़ोगे तो आराम से पढ़कर आपको समझ में भी आ जाएगा और क्वेश्चन आंसर आप बनाकर लिख भी पाओगे। ठीक है? एक बार खुद से भी आपको किताब खोलकर पढ़नी पड़ेगी बेटा जी। तो उसको किताब खोलिए, पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे हम अपने नए किसी चैप्टर के साथ, अभी मतलब नए कुछ सीरीज़ के साथ। ठीक है? अब तक मतलब आज हमारा पूरा सीरीज़ खत्म, मतलब दृष्टि के अंदर हमारे सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। मैं सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स आप लोगों को करा चुकी हूँ, तो अब आप जाकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने माता-पिता का नाम रोशन करिए। धन्यवाद। बाय-बाय।